बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मसले के हवाले से, सेहत के मसले के हवाले से। सेहत के मौजू पे जब हम बात करेंगे तो इसमें आज ख़ास तौर पे एक बहुत ही अहम हवाले से आपको मालूमात फ़राहम करें, क्योंकि मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं ये कैंसर का इलाज करते हैं। और कैंसर के हवाले से आप जब भी किसी को सुनते हैं कि किसी के बारे में पता चलता है कि इस इंसान को कैंसर हो गया है या उसे कैंसर है हमारे किसी अपने को, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है और हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि जिस इंसान को होता है उसके अंदर एक क्या तूफ़ान बरपा होता होगा। और यहाँ पे उसे सबसे पहली बात ये है कि एक तो मौत का पैगाम, उसके अंदर एक डर, एक खौफ, उसके साथ-साथ कुछ ट्रीटमेंट की भी कोई आस और उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो ट्रीटमेंट जो है वो अगर है भी तो वो बहुत महंगा है, और उतना जदीद इलाज जो है वो सिवाय एक दो जगहों के वो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो मतलब किसी को कैंसर के दर्द में, इस तकलीफ़ में अगर देखते हैं, तो जो भी लोग देखते हैं तो वो बड़े बेबस होते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर सकें, कोई हेल्प कर सकें किसी की। आप देखें कि किसी को अगर आम भी थोड़ी-सी भी बीमारी होती है तो उसके बारे में भी हमें जो हमारी तहज़ीब है, जो हमें अहकामात हैं, वो ये हैं कि उसके पास जाएँ, उसकी तीमारदारी करें, उसकी हेल्प जितनी कर सकते हैं उसे उसे करें। मगर ये कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे हम लोग कुछ करने के बावजूद भी उस तरह शायद नहीं कुछ कर सकते। एक इसी तरह की एक कहानी है कि एक कुछ अर्सा पहले एक साहब जिनकी वालिदा को कैंसर था, और वो अपनी वालिदा की तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे, और एक बेबसी थी कि क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं था। तो उनकी वालिदा तो इस तकलीफ़ में इस दुनिया से चली गई, मगर उस शख्स ने ये सोचा कि आज के बाद किसी और किसी और को इस बेबसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी किसी को कोई कैंसर के दर्द में, कोई तकलीफ़ में, इस बीमारी में, मर्ज़ में मुब्तला होगा, तो उसके पास एक जगह होगी जहाँ दुनिया का बेहतरीन और जदीद तरीन हॉस्पिटल होगा, और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। आज पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में कैंसर के पेशेंट्स मौजूद हैं, और उनके पास, उनके ज़ुबान पे सिर्फ़ एक लफ्ज़ होता है कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ चले जाना चाहिए हमें। और वहाँ पे वाक़ई इन सारी चीज़ों को मतलब वो जितने भी ये दुनियावी मेयार हैं, इनको अलग रख के किसी के कपड़े फटे हुए हैं, कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है, कोई उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कुछ भी बोल रहा है, वहाँ जाता है और वहाँ सिर्फ वो एक इंसान है, एक मरीज़ है, और उसका इस हिसाब से उसका इलाज हो रहा है। तो आज हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर से लाखों लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं अभी तक। और जितने लोग अभी इस वक्त जिनको जो कैंसर है, जो कैंसर में मुब्तला है, उनमें 40% जो लोग हैं वो मुंह और गर्दन के कैंसर में मुब्तला है, और ब्रेस्ट कैंसर में, और खून के कैंसर में, और आंतों के कैंसर में बहुत सारे अफराद जो हैं पाकिस्तानी वो मुब्तला हैं, और वो इलाज की गर्ज से मतलब एक उम्मीद की किरण लिए बैठे हैं। तो मैं आज अपने प्रोग्राम में जिन मेहमान को मदऊ किए वो सैयद डॉक्टर नजीब नेमतुल्लाह हैं, जो कि कैंसर के हवाले से हमें आज बड़ी मुफीद मालूमात फ़राहम करेंगे, कि ताकि अगर हमें कोई कैंसर का पेशेंट नज़र आए, या हमें ख़ुद इससे लड़ना पड़े, या हम लड़ रहे हों,
तो हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैं सैयद डॉक्टर नजीब नेमतुल्लाह साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड गुड अस्सलाम मॉर्निंग। रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैंसर है क्या? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? सर इसके नाम से तो बड़ा खौफ हमें महसूस होता है, एक्चुअली ये हमारे जिस्म के साथ क्या कर रहा होता है? देखिए, हमारा जिस्म भी इसी तरह है जैसे ये बिल्डिंग है, हम्म, ये ब्लॉक से बनी हुई है। हमारे जिस्म जो है वो सेल से बना हुआ है। ठीक है। इसमें तोड़-फोड़ होती है तो हम सही करवा देते हैं। जी हाँ। बॉडी में जब तोड़-फोड़ होती है तो कुदरत सही करती है, नेचर। ठीक है। तो वो एक सिस्टम है। सेल्स टूटते हैं, बनते हैं। ठीक है। इसमें एक प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, हर सेल में एक प्रोग्रामिंग होती है। अगर उस प्रोग्रामिंग में फॉल्ट आ जाए और सेल्स टूटने के बजाय बनने लगें, अच्छा। अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो, हम्म। तो फिर वो बॉडी पे हावी हो जाती है। ओके। फिर वो यानी फैलने लगती है। उस जगह पे जहाँ पे कैंसर होता है, उस जगह पे वो ज़ख़म या गिल्टी या फोड़ा जो भी है उसकी तरह ज़ाहिर होता है, या अंदरूनी है तो फिर पेट में या सीने में कोई मांस होता है, लम्प ठीक, होता तो है। वहाँ पे वो फैलना शुरू हो जाता है, सारा जी हाँ। सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ओके। फिर वहाँ से फिर वो निकल के बॉडी के दूसरे हिस्से में जाते हैं, अमूमन खून के ज़रिए, जिगर में, फेफड़ों में, दिमाग में, हड्डियों में। तो ओके। इस तरह से ये कैंसर जो है बॉडी को तकलीफ़ पहुंचाता है। अच्छा, तो कहते हैं ना कि कोई भी जब मर्ज़ वो कोई आता है, कोई बीमारी आती है तो उसका साथ इलाज भी होता है। तो इसका भी तो इलाज जो है वो होगा, जो बिल्कुल जो कि इस बीमारी को जड़ से निकाल के फेंक दिया जाए, कि अभी रिसर्च जारी है? देखिए, आज से 50 साल पहले एक एंटीबायोटिक थी, हाँ। आज 85 एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है ना? तो एक मरतबा एक मरीज़ को जब काफ़ी एडवांस डिसीज़ थी और मैंने कहा कि भाई इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो मेरे टेबल पे एक वो रखा होता है हदीस के, जी खुदा ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो, हदीस का मफ़हूम है। तो मैंने कहा आपने रखा हुआ तो ये है और क्या ये रहे हैं। तो मैंने कहा बेशक अल्लाह ने इलाज बनाया है, लेकिन हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम नहीं पहुँचे अभी तक। लेकिन रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले कुछ अरसे में कैंसर के ऐसे ऐसे इलाज दरियाफ़्त हुए हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे हो आ रहे हैं। कैंसर अब काबिल इलाज बल्कि क्यूरेबल हो गया है अगर आप जल्दी उसकी तशख़ीस कर लें। अच्छा, जल्दी तशख़ीस के तो ये एक मेरा ख़्याल है हमारे यहाँ मसला ये भी है कि जब उसकी तशख़ीस होती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। जी हाँ। है ना? तो वो अब कोई भी मरीज़ वो तब ही जाएगा जब उसे कोई बहुत तकलीफ़ होगी, वरना तो वो मोहल्ले के डॉक्टर से जो है वो पेन किलर से गुज़ारा कर रहा होगा, या फिर हमारे यहाँ वैसे भी हेल्थ के मतलब वो सालाना कोई ऐसे इम्तिहानात नहीं होते हैं, टेस्ट नहीं होते हैं कि पता चलता रहे कि जनाब अब हमारी बॉडी में ये तब्दीलियाँ आई हैं। तो फिर किस तो हमें तो वो अर्ली और इब्तदाई जिस दौर में तो पता चल ही नहीं सकता कि बीमारी है कि नहीं है, तो उसका क्या हल है हमारे पास? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कुछ कैंसर्स हैं जिसको आप स्क्रीनिंग करके या पहले से टेस्ट करके पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में, ओके। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि जी 50 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर जो भी ख़वातीन हैं उनका हर साल एक टेस्ट होता है, मैमोग्राम, छाती का एक्सरे, ठीक है। वो होना चाहिए। उससे आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो हर औरत का होता है, हमारे यहाँ आगही और फाइनेंस खर्चा, ये दोनों की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो ये महंगा टेस्ट है कोई? महंगा इज़ अ रिलेटिव टर्म ना, मीन्स 4-5 हज़ार रुपये का अगर टेस्ट है तो हर एक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 4,000 महंगा है। ठीक है ना? 5,000। तो और दूसरी मीन्स मुल्क में दूसरी भी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कैंसर एक उसमें से सबसेट है। तो इसलिए जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, एक ख़वातीन में रहम के नीचे का एक हिस्सा होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर है। तो उसका एक टेस्ट होता है जिसको पैप स्मेयर कहते हैं, उससे आप उस कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ कैंसर्स हैं, बड़ी आंत का कैंसर है, उसमें बड़ी आंत के मुआयने से कैंसर को पकड़ा जा सकता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग कहलाती है। ये स्क्रीनिंग से आप कैंसर को जल्दी पकड़ के उसका जल्दी इलाज करके उसको क्योर कर सकते हैं। अक्सर लोग ये टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि अगर कैंसर निकल आया तो
निकल आया तो उसका इलाज हो जाएगा इसको नहीं, ये खौफ होता है ना हाँ, एक खौफ जो होता है कि जी बिल आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती, जी, 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 तो जी। वो वाला मसला भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, ये भी है। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें कि किसी को कैंसर निकल आया, जैसे कोई हम किसी जो देख रहे हैं उनमें से किसी फैमिली को या जो किसी को खुद या दूर-दराज़ किसी जानने वाले को, तो उसे फ़ौरी तौर पे वो क्या करना है और उसको सही जो समत है इलाज की वो क्या है? इस बारे में आपने बताना है। एक छोटा-सा वक़्फ़ा ले लेते हैं, वक़्फ़े से वापस आएँगे तो हम इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर सैयद नजीब नेमतुल्लाह साहब से, कैंसर के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नजीब नेमतुल्लाह साहब और कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई तादाद कैंसर के मरीज़ों की और उसका हल क्या है, किस तरह हम कैंसर से बच सकते हैं और मतलब उसका सही जो समत है वो क्या है। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को अगर कैंसर हो जाता है तो हमें क्या करना है। तो सर ज़रा इस हवाले से बताइए। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है आप ये कहेंगे कि हमें घबराना नहीं है। जी, आ, हर चीज़ का इलाज है हुँ, और कैंसर काबिल इलाज भी है और बहुत हद तक क्योर हो जाता है अगर वो जल्दी डायग्नोज हो। ठीक है, तो उम्मीद की किरण को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही है। तो डायग्नोज़ हो गया, अब क्या करना चाहिए? ये जो सवाल जो वक़्फ़े से पहले हम कर रहे थे कि अब उसे फ़ौरन जो है वो मतलब इलाज की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है या इधर-उधर दम तवीज़ों पे उस वक़्त भरोसे करने हैं या टोटकों पे काम करना है? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, डायग्नोज होने से पहले एक स्टेप होता है बायोप्सी या बायोप्सी, तशख़ीस। ठीक है। हाँ, कैंसर में 99% केसेस में हम बायोप्सी के बगैर इलाज नहीं करते। अच्छा। बायोप्सी बेसिकली उस जगह से थोड़ा सा सैंपल लेके टेस्ट करना कि भाई कैंसर है कि नहीं है, नंबर एक। हुँ, और नंबर दो, अगर कैंसर है तो उसकी किस्म कौन सी है, कौन सा इलाज उस पर काम करेगा। ठीक है। अक्सर लोग बायोप्सी से डरते हैं। वो कहते अच्छा। हैं कि जी लोहा लगने से बीमारी फैल जाती है। ये एक मिथ है, गलतफहमी है लोगों में। इसमें किसी 1% भी हकीकत नहीं है? 1% भी हकीकत नहीं है। अच्छा, ओके। ये तो होता ये है कि हाँ, कैंसर पहले से फैला हुआ होता है, हाँ। बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी में पता लगा कि जी कैंसर है, फिर जब टेस्ट हुए तो पता लगा कि जी फैला हुआ है, तो वो मोरिद इल्ज़ाम जो है वो कैंसर को नहीं बल्कि बायोप्सी को बायोप्सी ठहराया को कह जाता है। देते हैं। ओके। तो बायोप्सी के बगैर हम बिल्कुल हैंड्स अप होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यानी कि पता ही नहीं होता कि इसका इलाज की मतलब ये किस किस्म का कैंसर है या इसको किस तरह जी, क्योर किया देखें, जाएगा? सीटी स्कैन, एमआरआई, जितने भी टेस्ट हैं बायोप्सी के अलावा, ये हमें सजेस्ट करते हैं कि जी लगता है, हो सकता है, प्रॉब्ली, सजेस्टिव, ये सब चीज़ें। लेकिन कैंसर का इलाज इतना मुश्किल होता है कि हम इन चीज़ों पे या मफरूज़ों पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हुँ, आम तौर पे। तो ऐसी सूरत में हमें बायोप्सी करके प्रूफ करना होता है। सही। तो क्या कैंसर से बचा जा सकता है? देखिए, 40% कैंसर ऐसे होते हैं जिनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब, अगर आप उन रिस्क फैक्टर्स से बचें तो कैंसर से बच सकते हैं। ओके। और वो ठीक क्या है ना? है? उसमें तकरीबन 1/4 तंबाकू। ओके। तंबाकू चाहे सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे पान, छालिया, गुटखा, मीनपूरी की शक्ल में हो, चाहे वो आजकल जो फैशन है शीशा का उस शक्ल में हो, हुक्का हो, किसी सूरत में भी तंबाकू या कोई भी चीज़ जो मुंह को इरिटेट करे, सोजिश पैदा करे, वो कैंसर कर सकती है। सही। अच्छा, तो ये कैंसर के जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसकी बड़ी तादाद तो उसका फिर फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होनी चाहिए अगर तंबाकू ही सबसे बड़ी वजह है तो। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फेफड़ों का कैंसर हमारे यहाँ इसलिए आम नहीं है कि नंबर एक, फेफड़ों का कैंसर जो है वो
60 साल के अराउंड होता है। अच्छा। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको दूसरी बीमारियां इतनी हो जाती हैं कि वो वहाँ तक जीते ही नहीं हैं, एक बात। अच्छा, ओके। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ टीबी बहुत ज़्यादा है। अभी भी है? टीबी का तो खात्मा नहीं कर दिया था हो रहा है। अच्छा, हो रहा ठीक है ना? अभी तक जारी। तो माइंडसेट ये है कि अगर किसी को बलगम में खून आता है, जो कि एक अलामत है कैंसर की भी, तो उसको एज ए टीबी ट्रीट किया जाता है। और अगर पेशेंट ख़राब हो जाए या पेशेंट की वफ़ात हो जाए तो वो ये कह देते हैं कि जी टीबी ख़राब हो गया, टीबी से मर गया। उसकी कोई डायग्नोसिस नहीं होती, उसको मफरूज़े पे ही, जैसे मैंने कहा ना कि एक्सरे देख के या दूसरे वो अलामात देख के ट्रीटमेंट कर दिया जाता है कि जी अगर कैंसर है तो वैसे ही पेशेंट ने मरना है तो चलो टीबी का इलाज कर दो। ये एक माइंडसेट कुछ जगहों पे है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं हैं। सही है सर। तो आपने कहा कि जो सबसे ज़्यादा मतलब तकलीफ, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है कैंसर के लिए और वो है तंबाकू। तंबाकू तो ये टोबैको से जो है वो हमें वो किसी भी शक्ल में, चाहे वो पान की शक्ल में, चाहे वो शीशा की शक्ल में या सिगरेट की शक्ल में, वो नुकसानदेह। और अच्छा, इसके अलावा हेपेटाइटिस। ओके। हेपेटाइटिस से आप बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी मेनली, बहुत सारे हेपेटाइटिस के टाइप्स होते हैं। बी और सी जो है ये जैसे आप अगर बार्बर के पास जाते हैं शेव बनवाने के लिए या वो रेज़र यूज़ करता है तो वो ब्लेड चेंज करता है, लेकिन हर जगह तो शायद ये प्रैक्टिस ना हो, गांव वगैरह में ये प्रैक्टिस ना हो, तो उससे वो होता है। इसी तरह नीडल्स अगर शेयर करते हैं इंजेक्शन की, उससे इसका तो मेरा ख्याल है ट्रेंड पाकिस्तान में इस वक्त ख़त्म हो चुका है कि आज भी नीडल शेयर हो रही है। देखें शहरों में तो ना हो रही हो, लेकिन वी डोंट नो कि रूरल एरियाज़ में क्या सूरत है, नंबर एक। नंबर दो, ड्रग एडिक्ट्स जो हेरोइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो शेयर करते हैं, वो करते होंगे, तो उनमें हेपेटाइटिस ज़्यादा है। और हेपेटाइटिस बी जो है उसका वैक्सीन है, अगर आप वो वैक्सीन लगवा लें तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता। अच्छा। और वो किस उम्र में वैक्सीन लगती है? कभी भी लग सकती है। एक उसका है 2 या 3 इंजेक्शन लगते हैं, उससे आप बच सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स को तकरीबन सभी लगवाते हैं। सही। तो ये मतलब इस तरह की कोई मुहिम शुरू होनी चाहिए बड़े मेरा पैमाने ख्याल पे, ये राष्ट्रीय है सतह कि पे? शायद अब ईपीआई का मतलब ये है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है ना, जो बच्चों में टीके लगते हैं, जी जी, मेरा ख्याल है कि शायद अब उसमें उसका हिफाजती हिस्सा है। टीकों में। हाँ, हिफाजती टीकों में शायद उसका आई एम नॉट श्योर ठीक है। यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि बच्चों का वो मामला है। तो ये एक बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा। अच्छी ग़िज़ा का मतलब अच्छी ये नहीं कि ग़िज़ा। फ़ास्ट फूड। ये अच्छा फास्ट फूड बड़ी दुकान से। अच्छा। अच्छी ग़िज़ा का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके। ये अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो इससे कैंसर के असरात कम हो जाएंगे, स्पेशली बड़ी आंत का कैंसर, क्योंकि बड़ी आंत का कैंसर जो है वो कब्ज़ की वजह से होता है। अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे तो कब्ज़ नहीं होगा। अमेरिका में बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह यही है कि फ़ास्ट फूड बहुत है। एग्जैक्टली मतलब हमारा इंसानी जो जिस्म है ये फल, सब्ज़ी और गोश्त, इन सब चीज़ों के लिए बना हुआ है ना। मुतवाज़िन होना हाँ, चाहिए। मुतवाज़िन के लिए। तो हमारी ज़िंदगी से फल गायब हो चुका है, सब्ज़ी को चिकन से रिप्लेस कर चुके हैं हम लोग, और बाकी जो है वो बाज़ार के ये खाने, वाकई में गलत लाइफस्टाइल, हेल्दी नहीं है ये लाइफस्टाइल। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो कोई प्रैक्टिस अगर चेंज करके, जिस तरह लाइक हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कुछ सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास जस्टिफिकेशंस आ जाती हैं कि जनाब ये भी तो वो आजकल खादें डाली जा रही हैं, नुकसानदेह हैं, ये भी वो चिकन जो है वो फलानी चीज़ भी तो ऐसी ही है। तो इस बारे में लोगों को क्या जवाब देंगे आप? खैर इसके बारे में तो ये बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं। यू कैन अवॉइड अप टू अ सर्टेन थिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलत चीज़ के शायद गलत हो कह के गलत चीज़ इस्तेमाल की जाए दूसरी। हाँ, यस, दैट्स द ठीक है। पॉइंट। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, एक कॉलर है, इन्हें शामिल करते हैं। श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा मैं हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। याहिया भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब के भी बहुत सलाम हो, और शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट से हो तो जो काम कर रहा है वो सबको ही पता है। और यकीनन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप मुब्तला हो जाएं तो एक
एक सारे घर वाले भी उससे मुतासिर होते हैं, ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर एक आप मेंटल स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये, डॉक्टर साहब बात ये कि कैंसर है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं, औरतों में जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन ये जो गले का कैंसर है ये बहुत शदीद किस्म की शिद्दत अख्तियार कर सकता है, क्योंकि लोग गुटखे खाते हैं, पान खाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि एक तो ये होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे पकड़ लेते हैं कैंसर तो वो तो ट्रीटेबल होता है, लेकिन जब इसकी अवेयरनेस नहीं होती, इतने पैमाने पे लोग जो है गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं और वो बड़ी शदीद तकलीफ में आते हैं और फिर उनको आप लोगों ने कोई कैंसर इसकी अवेयरनेस की कोई आपने कैंपेन चलाई है, आपका और मीडिया का क्या कोऑर्डिनेशन है कि इससे बचा जा सके? यकीनन आप इलाज तो करते ही हैं, लेकिन इससे प्रिवेंशन के लिए आपके पास क्या आपने मीडिया सेल बनाया है, आप क्या इसके लिए कर रहे हैं? Thank जी you so much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब इनका जवाब तो बिल्कुल देना है, मगर एक वक्फा लेना पड़ेगा हमें बीच में। तो यह साहब, आपके सवाल और जवाब के दरमियान में एक वक्फा आ चुका है, तो उस वक्फे से ज़रा चक्कर लगा के वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नजीब नेमतुल्लाह साहब, जिनसे हम कैंसर के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे, याहिया, जिन्होंने पूछा था गले के कैंसर के हवाले से। तो डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं और आपको बताते चलें कि आप भी रब्ता कर सकते हैं और नंबर जो हैं वो अभी आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे, तो इस नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कैंसर के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई अगर गाइडलाइन वगैरह आप हासिल करना चाहते हैं तो जनाब। तो गले का कैंसर जो उन्होंने सवाल किया था, हाँ, जया साहब ने बहुत दुखती रग पे हाथ रखा है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटेबल कैंसर है, मुंह का कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल कैंसर है, उसको होना ही नहीं चाहिए। बाहर के मुल्कों में यानी कि बहुत कम होता है मुंह का कैंसर, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। बाहर के मुल्क में गुटखा नहीं मिलता होगा ना? नहीं, अब मिलने लगा। अच्छा, मिलने लगा क्योंकि हम जाने लगे वहाँ पे। अच्छा, हम जाने लगे तो वहाँ पे अब देखा जाने लगा है। अच्छा, ओके, ठीक है, मुंह का कैंसर मीन्स वहाँ पे कम होता था, और जाहिर बात है उसका इलाज एक वजह ये भी है कि उसका इलाज बहुत ज़्यादा नहीं है ऑपरेशन के अलावा, क्योंकि रिसर्च बेस्ड होता है हमारा ट्रीटमेंट, और जब मरीज़ कम होंगे तो रिसर्च कम होगी। सही। तो और मुंह के कैंसर का एक और मसला ये है कि इसका इलाज ऑपरेशन है, शुआएं हैं, हम इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि जी कैंसर फेफड़ों में चला गया, कैंसर जिगर में चला गया, तो ये एक ऐसे जिस्म के आज़ा हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो जब वो फेल होते हैं तो बंदा नहीं रहता ज़िंदगी से जा। मुंह का कैंसर कोई वाइटल ऑर्गन में नहीं है, ये बढ़ता रहता है, और जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो ज़ख़म हो जाता है, यानी डिसफिगरमेंट, मर्दों को निकाब लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जिनके कीड़े पड़ गए ज़ख़म में। एक मरीज़ आई थी जिनका ज़बान बाहर आ गई थी, दवाई दी, मुंह खुला तो अंदर कीड़े थे मुंह में, जिसको तारपीन का तेल डाल के निकाला जाता है मुंह के अंदर, यानी इट्स हॉरिबल पिक्चर। तो ये ऐसा कैंसर है जो कि मालूम है कि जी इससे होता है टोबैको से। उनके शौहर जो है उनसे मैंने पूछा कि भाई आपकी बेगम को कैंसर क्यों हुआ, आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि पान खाती थी। खुद भी खा रहे हो? उनके मुंह में पान था। ही नोज़ कि जी वो पान की वजह से उनकी बेगम की ये हालत हो गई, लेकिन अवेयरनेस नहीं, अपने सामने देखते हुए। इससे ज़्यादा अवेयरनेस क्या हो गया? आपको पता है कि चीज़ का कि इससे ये ख़तरनाक है और मेरे सामने जो है बंदा मर गया और आप फिर खा रहे हैं, तो उस बंदे को अवेयरनेस की कौन सी टाइप की ज़रूरत होगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मरीज़ होता है हमारे पास जिसको हम मुंह के कैंसर में यहाँ पे गले में एक सीटी लगा देते हैं सांस के लिए, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है सांस का। पेट में एक नलकी लगाते हैं गज़ा के लिए, क्योंकि गज़ा का रास्ता ही बंद हो जाता है। ठीक है, मरीज़ है, अतराफ़ में उसके फैमिली वाले बैठे हुए हैं, सबके मुंह में पान होता है, क्योंकि इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम। और ये उमूमन जो है वो लो मिडिल और लो सोशियो इकनॉमिक ग्रुप,
जिनके पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, तो इलाज तो वो बहुत दूर की बात है। तो अभी भी गुटखा इजीली मिल रहा है ना आपको, है ना? चाहिए आपको? तो देखें, तो मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत है, कैंसर के हवाले से लोगों के जितने दुख उन्होंने देखे हुए हैं और अपनों के दुख देखे हुए हैं, उन्हें तो सब कुछ मालूम है। तो वो एक इस तरह क्यों मतलब सख्ती से बंद क्यों नहीं किया जाता कुछ? क्या रियासत के लिए कोई चीज़ नामुमकिन भी होती है? नहीं, मुमकिन तो हर चीज़ है, नामुमकिन तो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो है वो आई एम पॉसिबल। जी, आई एम पॉसिबल, सही है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप उसको बैन भी करेंगे ना, तो किसी और रूट से लोग इस्तेमाल करेंगे। जब तक कि दिल नहीं मानेगा, दिमाग नहीं कहेगा, इंसान बच नहीं सकता। सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी शामिल कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल। कैसे हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े अच्छे मेहमानों को ला रहे हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी पेश की जा रही है। वक्त you. कम हो गया लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया और कॉलें भी मिलने लगी हैं। क्या सबसे बात है बड़ा जनाब, कमाल तो जबरदस्त। ये है, पहले कॉलें नहीं मिलती थी। आपको काफी लोगों से शिकायत मिली होगी। बिल्कुल मेरे ऐसा है, अलावा बिल्कुल भी। ऐसा है। बहरहाल मैं डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। जी, डॉक्टर जी, जी, साहब, जी, एक जी। तो मैं कुछ जो मालूम हुआ है कि कैंसर तो पैदाइशी हर इंसान के जिस्म में सेल होता है। पहली बात तो इस बात को हमें समझा दें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कैंसर जैसा आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि अगर अर्ली स्टेज में हो जाए तो क्योर हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि आपने खुद हमें समझाया और हम सीख रहे हैं कि भाई बड़ी आम तौर पे हमारे यहाँ सेकंड या थर्ड स्टेज में मालूम चलता है कैंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह, तो वो ये चीरा फाड़ी करके मुंह के ओरल कैंसर वाले के गाल काट देते, ये काट देते, जबकि उनको पता होती है कि इसने 3 महीने या 6 महीने या साल से ज्यादा सरवाइव नहीं करना है। फिर उनके साथ केमोथेरेपी होती है, फिर रेडिएशन होती है, जो कि उनके घर बिक जाते हैं, बच्चे यूसुफ अंकल, दरबदर हो जाते हैं, सवाल उनकी समझा रहे जिंदगी हैं? खत्म हो जाती है। तीसरी बात ये बेटा, थोड़ी बर्दाश्त कर लो मेरी बात। चले कर तीसरी लेते बात ये है कि ये इलाज क्यों किया जाता है जबकि पता होती है कि 6 महीने के बाद इस शख्स ने मर जाना है। तो उसकी वजह वो पैसा उस पर खर्च क्यों नहीं किया जाए कि उनके रिहेबिलिटेशन के ऐसे इदारे बनाए जाए जहां ऐसे कैंसर के मरीज जो सेकंड और थर्ड है उनको ऐसी अद्वियात दी जाए जिनमें क्या नाम है उनको आराम और उनकी जिंदगी सुकून से निकल जाए। तो इस तरह तो आज हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है वो अद्वियतनाक हो रही है। और ये जो गुटखा की बात करी, 100% आपकी बात सही है, लेकिन गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर क्यों हो जाता है? बहुत शुक्रिया। माउथ कैंसर। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंकल। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि कैंसर के बारे में इनको मालूम हुआ है कि कैंसर हर इंसान के जिस्म के अंदर होता है, कैंसर सेल्स, और वो मेरा ख्याल एक्टिव कुछ इस तरह की कोई बात की है इन्होंने, पैदाइशी तौर पे क्या हमारे अंदर मौजूद होता है? जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि एक बॉडी का सिस्टम है, सेल्स हैं जो कि डिवाइड होते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ नए बनते हैं। तो जब ये सिस्टम ख़राब हो जाता है बॉडी का, प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो फिर कैंसर होता है। अच्छा, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ज़रूर है कि 6 में से 1 आदमी दुनिया में इस वक्त कैंसर से मर रहा है। हर 6 में से एक आदमी कैंसर में मुब्तला है? कैंसर से मर रहा है। कैंसर से मर रहा है, अच्छा। ये तो बहुत बड़ी तादाद नहीं है? इट्स द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। फर्स्ट लीडिंग कॉज जो है वो हार्ट डिसीज़ है। इट्स सेकंड लीडिंग कॉज, दुनिया में जो लोग मरते हैं तो वो सेकंड लीडिंग कॉज जो है वो कैंसर है। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि इब्तदाई मरहले में वो इलाज के हवाले से बात कर रहे थे कुछ, के इलाज क्यों किया जाता है जब
पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मरीज़ स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 1 और 2 में कम मरीज़ आते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा क्योरेबल, जितना अर्ली स्टेज होगा उतना ज़्यादा चांस होगा क्योर का। यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक तो है क्योर, कि जी बीमारी को जड़ से निकालना, ठीक है। अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो क्योर पॉसिबल है, लेट स्टेज में क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कैंसर्स में होते हैं। नंबर 2 ट्रीट, कि जी आप क्योर नहीं भी कर सकते हैं तो क्या बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी को कंट्रोल करने के 2 अहदाफ होते हैं, हदफ। एक ये कि मरीज़ की तकलीफ़ कम हो, सारी बात है, बीमारी कम होगी तो तकलीफ़ कम होगी, मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। और दूसरा, किताबों में ये लिखा होता है कि जी ये दवाई इस्तेमाल करने से मरीज़ ज़्यादा ज़िंदा रहे। यानी 2 कंपेयर करते हैं, 2 सेट, एक को दवाई नहीं दी गई, एक को दवाई दी गई, तो जिसको दवाई मिली उन मरीज़ों की ज़िंदगी का लाइफ स्पैन ज़्यादा था। बाकी तो ज़िंदगी में अल्लाह के हाथ में, हमारा आपका ईमान है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से फिर हम ये देखते हैं कि जी इस मरीज़ को इस वक्त जो कंडीशन है उसमें अगर हम ये दवाई दें तो उसको फ़ायदा कितना होगा। दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दवाइयों का अपना ख़र्चा है, जैसे वो कह रहे थे कि घर बिक जाते हैं, कर्जा हो जाता है और मरीज़ नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों को हम सामने रख के फिर डिसाइड करते हैं कि जी मरीज़ नंबर 1 इस काबिल है कि इलाज बर्दाश्त कर सकेगा, नंबर 2 अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो क्या वो कहाँ तक कारामद होंगे। और फिर एक लंबी सिटिंग होती है फैमिली के साथ, पेशेंट के साथ, और ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं मरीज़ के साथ। यानी कि ऑन्कोलॉजी या कैंसर की जो प्रैक्टिस है उसमें बातें ज़्यादा हैं शुरू में, कि जी बैठ के डिस्कस होते हैं कि जी हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मरीज़ के इलाज के लिए, हम क्या चाहते हैं मरीज़ से। और जैसे मैं एक बात कहता हूँ, जो मरीज़ बहुत लेट स्टेज में आते हैं, और आजकल कुछ ऐसे इलाज मौजूद हैं जो कि बहुत महंगे हैं, फ़ायदा कम, ख़र्चा ज़्यादा। सही सर, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप मज़ीद मालूमात फ़राहम करें, मगर एक छोटा सा वक्फ़ा जो है वो फिर से बीच में आन पहुँचा। तो वक्फ़े के बाद हम आते हैं तो बात करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात हो रही है आज कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नजीब नेमतुल्लाह साहब, जिनसे हम बड़ी मुफीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम एक सवाल का जवाब दे रहे थे सर आप, कि क्योंकि मरीज़ ने इसके मर जाना होता है, मतलब बड़ी तकलीफ़देह बात है ये, एक बड़े सख्त लफ्ज़ हैं कि अगर बहुत देर से इसका पता चला है और मर्ज़ इतना फैल चुका है तो मरीज़ के ज़िंदा रहने के इम्कानात कम हैं उस वक्त। और उस टाइम पे वो यूसुफ साहब भी कुछ ऐसी बात करते हैं, उस टाइम पे इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा होता है, लोग अपना घर बेच रहे होते हैं, लोग कर्ज़े ले रहे होते हैं, तो क्या वो सब ठीक है? देखिए, अगेन वही बात कि जी हमारा हदफ क्या है। हमारा हदफ क्योर है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, उसका कोई चांस है तो फिर तो आदमी अपने आप को ही बेच दे, ठीक है। लेकिन और कुछ कैंसर्स लेट स्टेज में भी क्योरेबल होते हैं, जैसे जर्म सेल ट्यूमर है, लिम्फोमा है, ये काफ़ी क्योरेबल कैंसर्स हैं। लेकिन आम तौर पे जो लेट स्टेज में आते हैं कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और दूसरे कैंसर्स, ये क्योरेबल बाज़ वक़्त नहीं होते। मरीज़ की कंडीशन कि जी इतना लागर हो चुका होता है मरीज़ के, जी उसको चलने की सकत नहीं होती, तो ऐसे मरीज़ों में हम इलाज नहीं करते, बल्कि फैमिली को समझाते हैं कि भाई इलाज के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट, माश यानी ख़र्चा कितना होगा उसमें, सब चीज़ों को सामने रख के फिर फ़ैसला किया जाता है। क्योंकि आजकल एक यहाँ पे ट्रेंड कह लें या फैशन कह लें कि आप मरीज़ को बोल दें कुछ नहीं हो सकता, तो दूसरे दिन जो है वो अमेरिका से एक ईमेल ले आएगा कि जी हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो अमेरिका भेजी थी और ये ट्रीटमेंट वहाँ पे है।
तो उनको सब चीज़ें समझानी होती हैं कि जी दुनिया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस हैं, इतना खर्चा है, क्योंकि देखो वहाँ पे तो इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ मरीज़ जेब से दे रहा होता है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, पॉपुलेशन पोर्शन है जो कवर्ड है फाइनेंशियली, जिनको इंश्योरेंस है या कॉर्पोरेट कवरेज है, वरना तो सब ज़्यादातर अपनी जेब से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है हमारे यहाँ तो वाकई वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और किसी एक अगर फैमिली मेम्बर को अगर कैंसर से जंग लड़नी पड़ जाए तो वो एक्चुअली वो तो अपनी ज़िंदगी से हारता है, बाकी सब जो हैं वो जो कुछ उनके पास होता है उससे हार जाते हैं और कर्ज़ों में जो है ना वो दब जाते हैं। तो क्या आप बाकी कर्ज़ा वगैरह रिकमेंड करते हैं? अगर मर्ज़ जो है वो काबिल क्योरेबल ना हो, अच्छा, क्यूरेबल ना हो तो फिर बिल्कुल नहीं, तो फिर अवॉइड कर सकते हैं सही। कर्जा और ये। लेकिन वो जो होता है दुखती रख के जी, मरीज़ तो ये कहता है कि कहीं से मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, अब जैसे कुछ कहते हैं कि जी अगर आप गाजर का जूस जो है वो 2 किलो पियो तो कैंसर सही हो जाएगा। एक फ्रूट आता है सोर सोप या जी, वाला, मैंने उसके ठीक है, अगर आप वो लें, नेट पे लिखा हुआ है कि जी वो कीमो से 200 गुना ज़्यादा वो तासीर है उसमें कैंसर को ख़त्म करने की। तो ये सब जो है ना सर ये तो हमारे चीज़ बेचने के भी होते हैं ना कि अब बैठे बैठे कहते हैं कि 15 मिनट में करे रंग आपका गोरा गोरा, मतलब कोई भी तो 15 मिनट में रंग गोरा होता है किसी का। इससे मरीज़ को कम और दुकानदार को ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो हो रहा है ना किसी को, ठीक है। अच्छा, मगर कहीं ना कहीं तो उसके लिए फ़ायदा तो होगा ही, उससे कैंसर से लोग हील तो हो रहे होंगे। एक आध केस को आप वो नहीं बना सकते एग्जाम्पल। अच्छा, हाँ, हमारी जो स्टडीज़ हैं वो हज़ारों लाखों मरीज़ों पे होके और फिर जो है रिज़ल्ट निकलते हैं। और ये जो इंटरनेट की आजकल वबा है कि जी हर खबर जो है वो चाहे वो तस्दीक शुदा हो या ना हो, वो इंटरनेट पे आ जाती है। आप गूगल करें तो आपको नहीं पता होता कि कौन सी खबर सही है कौन सी नहीं है। जी, मुस्तनद खबरें नहीं होती सोशल मीडिया पे, सही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जो जैसे शौकत खानम काम कर रहा है, तो क्या ये वही जदीद तरीन मयार है कैंसर के हस्पतालों का जो दुनिया के जो बेशतर बड़े ममालिक में है, या ये उनसे बेहतर है, या अभी हमें वक्त लगेगा? ज़रा इसकी हकीकत बताइएगा। देखिए, शौकत खानम का मयार जो है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। अमेरिका में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक एक्रीडिटेशन होती है, जैसे आपने ISO टाइप की चीज़ होती है ना, वैसी अस्पतालों के लिए होती है JCIA, जॉइंट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन, जो कि अस्पतालों को एक्रीडिटेट करती है कि जी ये एक अस्पताल उस लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है। वो शौकत खानम के पास एक्रीडिटेशन है। तो इसका मतलब आप शौकत खानम को किसी भी यानी तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका, यूरोप के किसी भी अस्पताल से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था यहाँ पे मॉलिक्यूलर और जेनेटिक रिसर्चेज जो हैं और सेलुलर, ये सारी रिसर्चेज जो हैं वो हो रही हैं, जदीद तरीन और तहकीक हो रही है कि किस तरह इसको इलाज को जो है वो ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और दुनिया की बेहतरीन मशीनरी जो है वो यहाँ पे उनमें से मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक शिकायत मैंने सुनी है अक्सर, जब किसी शख्स को या किसी को अगर कैंसर का मर्ज़ उसे होता है तो वो शौकत खानम जाते हैं, तो अब वो उनका ये होता है कि नहीं देखें हमारे पैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, हमने तो सुना था कि ये तो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे इलाज। तो ये क्या मिसकॉन्सेप्ट है, ज़रा इस हवाले से बताइए ज़रा। देखिए, हमारे 75% पेशेंट जो हैं वो सपोर्ट पे होते हैं। 75% पेशेंट सपोर्ट पे हैं, बिल्कुल फ्री नहीं है। सब फ्री यानी 0 से लेके 100%, यानी 5 से लेके 100% तक उनको फ्री होता है। ज़्यादातर जो है उसमें फुल सपोर्ट पे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। मोस्टली फुल सपोर्ट पे होते हैं। कुछ होते हैं जो 5% 10% दे रहे होते हैं। उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है जो एसेस करता है कि जी मरीज़ इस काबिल है कि कुछ अपने इलाज को सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वो नहीं सपोर्ट कर सकता तो पूरा इलाज फ्री होता है। जो कहते हैं कि जी हम पैसा पूरा दे सकते हैं तो उनका फ्री इलाज, उनका प्राइवेटली भी इलाज होता है, वो पैसे देते हैं। और ये पैसे रोल ओवर होते हैं, यानी कि जो अस्पताल कमाता है वो उन्हीं मरीज़ों पे लगाता है जो कि नॉन अफोर्डिंग हो।
ठीक है, और ठीक बाकी है ना, ये चैरिटी के बाकी पैसे चैरिटी के पैसे, डोनेशंस के पैसे सब मेल मिला के जो है अस्पताल चल रहा है। अभी आगे ये ज़कात के हवाले से वो भी बहुत एक बड़ी तादाद में पैसे जाएंगे, और ये 100% अवाम का ही हॉस्पिटल है, अवाम ही इसे रन कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मीन्स देखें, हमारा बजट जो है अब इस साल का तकरीबन 13 अरब रुपए है। 13 अरब मतलब इतना एक खर्चा होगा पूरे साल में 3 अस्पताल। ओके। अच्छा, जो भी है एक फाइनाइट अमाउंट, ठीक है। इसमें आप हर कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। नंबर 1 कि जी जिसको लोग तस्लीम नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर कोई लास्ट स्टेज में आ जाए हाँ, पेशेंट, और आपके पास एक और पेशेंट है, बल्कि 10 मरीज़ का आप अर्ली स्टेज में उन्हीं पैसों में इलाज करेंगे, वो सही हो जाएंगे, और एक मरीज़ पे आप उतना ही खर्चा करेंगे, वो मरीज़ सही नहीं होगा तो आप किस पे खर्चा करेंगे? जो ठीक हो जाएंगे। 10 मरीज़ तो सही हो जाएंगे। मगर ये वाले तो जो ये तो यही कहेंगे ना कि देखिए उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ, तो उनको समझाते हैं बाकायदा, वहाँ पे डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सब बताते हैं कि भाई क्या रीज़न है, क्यों हम मना कर रहे हैं। उनको एक लीफलेट दिया जाता है कि भाई वजूहात क्या हैं। दूसरी बात यह है कि मैन पावर हमारे पास उस कैंसर की फैसिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हर कैंसर की फैसिलिटी ज़रूरी नहीं है उस वक्त वो डॉक्टर हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये काउंट करती हैं। तो हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, जब हम पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं तो वो गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सूरत हाल के, जो सूरत हाल हो उस हिसाब से। सही। अच्छा, कराची जैसे शहर जहाँ तकरीबन करोड़ों में आबादी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो गले का कैंसर, मुंह का कैंसर। और यहाँ मेरे ख्याल कराची में वो कैंसर शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उसका आगाज़ भी हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह एक पेशावर में भी जो है वो तकरीबन अपने तकमील के आखिरी मराहिल में, तो वहाँ भी इतनी ही बड़ी तादाद में पेशेंट है। मेरा ख्याल वहाँ गुटखा नहीं खाया जाता, नस्वार रखी जाती, तो क्या उससे भी उतने ही खदशात हैं? निस्वार से भी कैंसर होता है, बिल्कुल। अच्छा, नस्वार में बताता चलूँ कि वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो यूरोप में भी बहुत बड़ी तादाद में कुछ कंट्रीज़ में नस्वार जो है वो रखी जाती है, उसे स्नुस कहते हैं वहाँ पे। हाँ, अच्छा, खैर, तो जनाब ये इसकी तकमील के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि इसको किस तरह कंप्लीट किया जा सकता है, लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और किस अपनी स्ट्रेंथ के साथ आपका साथ दें, और उसके बदले उन्हें क्या फ़ायदा है आवाम को। ज़रा इसमें थोड़ा सा आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के इस हिस्से के, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, एक तो ये है कि जी मरीज़ों के लिए दिल खोल के एहतियात दें, क्योंकि कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज़ है और लोग जो है उसका इलाज करने की सकत नहीं रखते। ठीक है, दूसरा ये है कि जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ है, लाहौर में भी मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई। इसके अलावा पेशावर में अभी पिछले दिनों, वैसे तो कीमोथेरेपी वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी इलाज, लेकिन रेडिएशन की मशीनें अभी पिछले दिनों स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, और अगले साल तक वहाँ पे फुल फ्लेज कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, जहाँ पे सर्जरीज़ भी होंगी। अभी सर्जरीज़ नहीं हो रही वहाँ पे। जहाँ तक कराची का ताल्लुक़ है, 2010 अक्टूबर से हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं यहाँ पे मरीज़ों को जो कैंसर के होते हैं। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता वो लाहौर जाते हैं। बिल्कुल सही। और बाकी फुल फ्लेज हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, शुरू हो गई है तामीर, 3 साल का मंसूबा है, और होपफुली फुल फ्लेज हॉस्पिटल जो है वो 3 साल में तैयार होगा। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। हमने बहुत सारी मुफीद मालूमात आज हासिल की हैं, और वाकई अगर आप अतिया करना चाहते हैं तो एक बड़े शफाफ सी एक जगह है, यहाँ पे आप अपने जो चैरिटी के पैसे हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं ताकि किसी के काम आ सकें। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक और टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से, कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सैयद नजीब नेमतुल्लाह साहब, अच्छा, जिनसे बड़ी हमने मुफीद मालूमात हासिल की थी, और जाते जाते उनसे जो बात हुई वो वक्त कम था, तो एक उनका पैगाम
वो ये था कि हमें जो हेल्दी लाइफस्टाइल है इसको अपनाना चाहिए, जिसमें वर्जिश है और कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी खेलों से मुतल्लिक वो होनी चाहिए। खाने पीने में फ्रूट और सब्ज़ियाँ और मतलब वो जो फ़ास्ट फूड वगैरह से इज्तनाब ये लाजमी होना चाहिए। तो इससे भी हम कैंसर से बच सकते हैं और अपने लिए सेहतमंद ज़िंदगी का इंतखाब कर सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम कुछ ऐसे ही एक मौजू पर बात करेंगे। एक ऐसा एक मर्ज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी मतलब एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को कि पूरी दुनिया में उस मर्ज़ का ख़ात्मा हो चुका है, मगर पाकिस्तान में, नाइजीरिया में और अफ़गानिस्तान में वो मर्ज़ आज भी मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ पोलियो के हवाले से। इस तरह होता है, कोई भी एक मर्ज़ आता है तो उसको सारे उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी तरह ये ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे दुनिया से ख़त्म करने की भी कोशिश की जाती है। तो ये एक सिलसिला पुराना है। तो पोलियो के हवाले से पता नहीं इतनी बड़ी तादाद में पैसे जो है वो खर्च हो चुके हैं आज तक कि किसी तरह इसको दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, मगर फिर भी बदकिस्मती से मतलब पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान, इन 3 ममालिक में हर साल कोई ना कोई केस जो है वो सामने आ जाता है। तीनों ममालिक इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और WHO के ज़रिए भी इसको ख़त्म करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी एक दफ़ा फिर से एक मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई है पाकिस्तान भर में कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए। हम देखते हैं कि हम बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं, ये एक वाहिद बचने का रास्ता है कि इससे पोलियो से हम बच सकते हैं। मगर इसी के साथ साथ कुछ ताकतें ऐसी भी मौजूद हैं जो कि मना करती हैं कि आप पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो ना पिलवाएं बच्चों को। अच्छा, ये हमारे यहाँ शायद जितना ये मुश्किल है दुनिया में कब किसी को इतनी दुश्वारी नहीं हुई होगी कि ये जो वर्कर्स होते हैं, पोलियो वर्कर्स, जो घर घर गली गली जाके एक एक दरवाज़ा खटखटा के बच्चों का पूछ के उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं इतनी गर्मी में इस तरह, और वो कितनी, हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। मगर उनको भी यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो हासिल नहीं है। मतलब सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे जो हैं वो उनके साथ होते हैं। सरों में गोलियाँ भी मारी गई, कुछ ऐसी ताकतें यहाँ पे मौजूद थीं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस मर्ज़ से बाहर निकल सके। और उसके बाद जो है वो अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ पंजाब में, वहाँ पे वो छुरियों से वार किए गए। तो मतलब ये तो देखा जाए तो ये पोलियो वर्कर्स ये तो हमारे हीरोज़ हैं कि ये इस हालत में भी वो आके हमारे बच्चों को वो पोलियो के कतरे पिलाना चाहते हैं, पिला रहे हैं कि किसी तरह ये उससे बाहर निकल सकें इस मर्ज़ से। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल क्या सही समत की तरफ जा रही हैं और इस पे किसको एक्चुअली अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, यही है हमारा मौजू प्रोग्राम के इस हिस्से का। मेरे साथ जो इस वक्त पहले मेहमान हैं, ये एक समाजी कारकुन हैं, वकील हैं और एक NGO जो है वो भी रन करते हैं, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि बच्चों से मुतल्लिक़ है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राना साहब? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये इनका लिखने से ताल्लुक़ है, लिखारी हैं, ये कॉलम निगार हैं, फरहा नाज साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप दोनों मेहमानों से एक सवाल है, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो जब ज़बरदस्ती पोलियो के कतरे पीने पड़ते हैं इतने बड़े हो के, तो वो एक कैसे एहसास, आप क्या फ़ील होता है उस वक्त राना साहब? देखिए, वो हमें एहसास होता है कि हमें अपने मुल्क से, जिस तरह दुनिया ने ये इन बीमारियों को, मलेरिया को, खसरा को और तपेदिक को और चीचक को और इसको पोलियो को दुनिया ने ख़त्म किया, शिकस्त दे दी अपने कमिटमेंट। इंसान ने इतनी मेहनत की, इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की की और लोगों का एक बयानिया पाया जाता है कि हमने बीमारी को मजहबी और सकाफ़ती कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना,
बदकिस्मती से पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान जहाँ पुअर गवर्नेंस है, जहाँ करप्शन है, वहाँ एक बयानिया जो है वो ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होता। आपको याद होगा जब ये प्रॉब्लम आया 90s में, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने बच्चों को खुद पोलियो के कतरे पिलाए ताकि मैसेज जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि ये मैसेज जाना चाहिए कि ये दुनिया में हो रहा है। अभी चारों वज़रा आला हैं आपके, एक प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, आपका सिस्टम है पूरा। जब तक ऊपर से ट्रिकल डाउन ये मैसेज नहीं होगा आर्मी से, सिविल ब्यूरोक्रेसी से, तो फिर नीचे लोगों को जितना भी हम ज़ोर ज़बरदस्ती ये चीज़ें भेजेंगे, ये फिर जो वो एक ख़ास जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं वो इसको मजहबी और इसको जो सकाफ़ती है कंट्रोवर्शियल चीज़ बनाएंगे। फिर आप भले एक पुलिस वाला क्या 100 खड़े कर दें, फिर इसको ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल होगा। अच्छा फरहत जी, आप बताइए कि जो भी ये कोशिशें हो रही हैं इसको इसको ख़त्म करने के हवाले से, जो एफ़र्ट्स हैं पाकिस्तान की जानिब से, और जो सेहत का महकमा सेहत है इस हवाले से, ये काफ़ी है? इससे इसी तरह लगे रहे तो हो जाएगा या इसमें कुछ बेहतरी लाई जा सकती है? फ़हीम, मैं कहूँगी कि पोलियो का जो काम है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ और अच्छा हो रहा है, बट ये कि थोड़ा सा और इसको फ्रेंडली माहौल में होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें लगती है एजुकेशन। हमें लगता है कि बहुत ही ज़रूरत है हमें, उसका सत्यानाश नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पोलियो एक डिज़ीज़ है जो हमारे बच्चों को अपाहिज कर सकती है, हमारी नस्ल को अपाहिज कर सकती है। तो ये कोई एक छोटी बीमारी नहीं है, इसको हमें एक छोटा नहीं समझना चाहिए। और ये खाने से लग सकती है, ये एनवायरनमेंट से होते हैं, ये सारी चीज़ों से होता है। लेकिन अभी 2019 में इतना काम होने के बावजूद भी 3 केसेस सामने आए पाकिस्तान। अगर मैं ये पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो टोटल इन 3 ममालिक में 22 केसेस और इस साल के जो आए हैं उभर के सामने, और ये 22 केसेस जो है ये एक दफ़ा फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो जिनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च हो चुके हैं और जो अभी तक हो रहे हैं, तो उनके लिए तो एक वक्फा ले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो कि अगर ना लिया तो वक्फे के बाद जनाब वापस आते हैं तो बात करते हैं मज़ीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से, क्योंकि अभी हाल ही में पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ है और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि हम बहुत जल्द पोलियो के मर्ज़ को बाकायदा शिकस्त दे देंगे और पाकिस्तान से इसका ख़ात्मा हो जाएगा। हमें ये जो एयरपोर्ट पे जो पोलियो के ड्रॉप्स पीने पड़ते हैं, मेरा ख्याल है कि ये सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और जी बिल्कुल। खैर जनाब, अच्छा राना साहब ये बताइए कि वो ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान में मतलब इसी कैंपेन के एंटी काम कर रही हैं, तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो दीनी हल्के से भी हमारे कुछ ऐसे अहबाब मौजूद हैं, ऐसे हमारे ही पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जो इसकी नफ़ी कर रहे होते हैं कि नहीं ये गलत बात है, नहीं पिलाना, इससे ये हो सकता है। हालांकि दीनी हलकों से ही कुछ बड़े बड़े नामों ने सामने आके इस जिम्मेदारी को कबूल भी किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम इस बात पे पूरे इसके हक में बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे बिला खौफ व ख़तर पिला सकते हैं। इनकी मुस्तकबिल में उन्हें किसी किस्म के उनके सेहत के हवाले से या उन्हें कोई ऐसी चीज़ उस पर शामिल नहीं है क्या कोई नुकसान पहुँचे। देखिए, 2 तबकात है। कुछ लोग तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इदारों में इमेज ख़राब करने के लिए दिन रात कोशिश रहते हैं। वो कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ में कंट्रोवर्सी खड़ी करते रहते हैं, जिससे आपने देखा अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है पाकिस्तान के ऊपर ज्वेलरी की इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कंप्लेंट लगाए कि इसका पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सुनारों को रेगुलराइज़ किया जाए, जितने भी ज्वेलर्स हैं सारे। अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब रिपोर्टिंग में होती हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो इंतहा पसंद मुल्क का धब्बा लगता है, फिर पाकिस्तान के मुल्क के ऊपर कंजर्वेटिव माशरे का धब्बा भी लगता है। तो ये वो लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस मौके पे जो स्टेट के रियासत के इदारे हैं, ख़ास तौर पे वज़ीर मजहबी अमूर को सामने आना चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सामने आना चाहिए, पाकिस्तान की जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको सामने आना चाहिए, वो मैसेज दें
और पावरफुल मैसेज दें कि ये एक बीमारी है, इसका मज़हब से और दूसरी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे हम हार्ट स्पेशलिस्ट जाता है अपने हार्ट आप बाईपास कराते हैं या एंजियोग्राफी कराते हैं, तो वो एंजियोग्राफी किसी मसलक वाली नहीं है, कोई मजहबी एंजियोग्राफी नहीं है। या सिंधी एंजियोग्राफी अलग होती है, पंजाबी एंजियोग्राफी अलग होती है, या पश्तून एंजियोग्राफी अलग होती है, ये नहीं है। वो एंजियोग्राफी है तो एंजियोग्राफी है। उसी तरह लोगों को एक जो पाकिस्तान में वायलेंस का नैरेटिव बहुत ज़्यादा है, हमें काउंटर वायलेंट नैरेटिव जो है वो हमारे जो ड्रामा निगार हैं, जो कॉलम नवीस हैं, जो पाकिस्तान के ओपिनियन पोल्स हैं, जो रात को आपने देखा है पॉलिटिकल शो करते हैं और बड़ी जाँफिशानी से करते हैं, बग़ैर पानी का गिलास पिए करते हैं, उन एंकर को उनको चाहिए कि वो लोगों का जब नैरेटिव बना रहे होते हैं तो वो उन शख्सियात से जिनका एक मुत्तफ़िका पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए जो बेहतर बात करना चाहते हैं, उन सियासी शख्सियात को लाएँ सामने और वो इसके ऊपर कमेंट्स भी करें। और देखें लोगों को इंसाफ, एक पैब्लो था वहाँ पे चिली का बड़ा कॉमरेड था, उसने कहा कि इंसाफ नहीं होना चाहिए, लोगों को होते हुए नज़र आना चाहिए। तो इस तरह ये पोलियो कैंपेन होती हुई अगर नज़र आएगी आपके मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन से, आपके सिविल ब्यूरोक्रेसी से, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मसला ख़त्म होगा। फराज जी ने बड़ी अच्छी बात की ना कि बड़े फ्रेंडली वे में होनी चाहिए इसे। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो खुद इस कैंपेन में हिस्सा ले रही थी। सियासी हलकों से भी इसी तरह अलग अलग हलकों से जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, और मतलब ताकि जो है वो एक एक्टर्स के हवाले से आपने कहा, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से, आपने देखा होगा हमें मुराद अली शाह साहब की वाइफ कभी नहीं नज़र आई, हमें उस्मान बुज़दार साहब की वाइफ कभी नज़र नहीं आई, हमें जाम कमाल साहब की वाइफ कभी नज़र नहीं आई। हमें ये नज़र आएंगे तो अवाम का नैरेटिव बिल्ड होगा, एतमाद बिल्ड होगा, CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसी को तो कहते हैं। अगर यही नहीं नज़र आएंगे तो अवाम बोलेगी कि अगर लीडरशिप ये लोग अपने बच्चों को नहीं पिलाना चाहते तो हम क्यों पिलाएं। बिल्कुल ऐसा है। और मौलाना तारिक जमील साहब जैसे जो शख्सियात हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन्हें इसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किरदार अदा करना, बहुत से लोग बड़े नाम है, बड़े हमारे माशाल्लाह जय्यद उलमा है। सर एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, नसीम बेग बात कर रहा हूँ। सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? नसीम। नसीब, कराची से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी नसीब साहब फरमाइए, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक है। आज पहली दफा कॉल मिली है, पहले तो कैंसर के प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा था, उसमें मैं कर रहा था, लेकिन वो टाइम निकल गया ना। अरे चले कोई बात तो नहीं। वो कैंसर के हवाले से जो वो बात चल रही थी ना, तो वो मेरी वाइफ को इनिशियल स्टेज पे मैं ले गया था ना, ठीक है, तो वो फिर माशाल्लाह देखें कोई भी मेडिसिन नहीं लेती वो, तो फौरन ले गया था। तो मेरा एक चैनल के तवज्जुह से ये है कि जैसे खासकर खवातीन है, कम बच्चियां भी हैं, ये मेरा तजुर्बा, मैं अस्पताल जाता रहा हूँ ना, तो वो कभी भी पेन का अगर वो बताती है कि मेरे पेन है चेस्ट में, तो फौरन उसका टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाके नहीं, टेस्ट करवाएं, जैसे वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो जी, टेस्ट जी। से पता चल जाता है। बिल्कुल तो वो सही। यही हुआ था कि मैंने ले गया मैं, और वो माशाल्लाह वो 2-3 दिन में उन्होंने थोड़ा सा वो करके और भेज दिया ना। तो मैं तो 2007 से चंदा दे रहा हूँ शौकत खानम को, आप यकीन करें। तो बाकी पोलियो के बारे में ये कि देखे, मैं गुलशन में रहता हूँ, यहाँ पे कराची में लोग बाग जो है पढ़े लिखे लोग, कोई मना नहीं करता, यहाँ कोई ऐसे वो नहीं होती तहरीक जो कि किसी के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई मारे। सही है, वो औरतें अकेले भी पिला रही होती है यहाँ पर। तो ये वहाँ पे जहालत है, सिर्फ यही है कि जैसे अभी आप लोग ने कहा कि बड़े बड़े उलमा जो हैं इनके बड़े वो होते हैं, तो ये मस्जिदों में ये खुद ये कैंपेन करें, बड़े बड़े उलमा जो हैं। जी हाँ, जी हाँ, इन्हें इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नसीब साहब, आपने कॉल किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इब्तदाई मरहले में ही किसी बीमारी का, किसी मर्ज़ का की अगर तशख़ीस हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन है, और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। ब्रेस्ट कैंसर की उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और जी वो हाँ। बहुत ही अहम है। और मैं कहता हूँ खान साहब को, इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने बड़े हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए, जो हम लोग अमेरिका में देखते थे, बाहर देखते थे कि वो लाखों करोड़ों के इलाज की होता था, मगर ये एक आम आदमी तक कैंसर के लिए आगाही भी, और पूरे पाकिस्तान में अब शौकत खानम के डायग्नोस्टिक सेंटर भी हैं। किसी भी मैं कहता हूँ काम को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम है, और जो काम मुल्क के लिए, लोगों के लिए सही नहीं है, उसके ऊपर आपको अपना रिकमेंडेशन देनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये इरादा किया, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखें एक इंसान जिसने सिर्फ इरादा किया कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैंने बेबसी देखी है अपनी माँ की, एक मर्ज से लड़ते हुए, जंग लड़ते हुए देखा है मैंने उसे,
मैं नहीं चाहता कि कोई और जो है इस बेबसी में जो है ज़िंदगी गुजारे। और वो जिन्होंने जब फैसला किया तो मैं ये करूँगा, तो लोगों ने कहा बड़ा अहमकाना फैसला, कैसे मुमकिन है इतने कैसे बना सकोगे, मगर यस उन्होंने बना के दिखाया। और अब अपने ख्वाब के मुताबिक वो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उन्होंने सोचा था वो कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे और लोगों को एक इलाज जो है फराहम करने के लिए एक पहला कदम उठाएंगे। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो फरहा साहिबा से हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से मज़ीद ज़रा कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है इस कैंपेन को। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद हम फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पोलियो के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि एक समाजी कारकुन हैं, और उनके साथ साथ मौजूद हैं फरह नाज साहिबा जो कि कॉलम निगार है। अच्छा फरह साहिबा, आप मतलब किस तरह देखती हैं कि इस कैंपेन को एक बेहतर शक्ल दी जाए और बेहतर रिजल्ट्स हासिल किए जा सके? क्योंकि जितनी एफर्ट हो रही है ना, जितनी मेहनत हो रही है, उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखिए फ़हीम, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, ये जो पोलियो का जो मर्ज़ है ना, ये गंदे पानी से होता है, ये खाने से हो सकता है, ये वॉशरूम से हो सकता है, ये इन्वायरमेंट से हो सकता है, ये एक दूसरे को लग सकता है। तो जब तक हम अपने पेरेंट्स को, अब जब तक हम अपने वालिदैन को ये चीज़ नहीं समझाएंगे एक अच्छे माहौल में, फ्रेंडली माहौल में, कि जो बच्चा पैदा हो रहा है ये डिपेंड करती है उसकी ज़िंदगी आगे आप कैसे लेके जाते हैं। अगर खुदा ना करे बच्चे को पोलियो हो जाता है, रीढ़ की हड्डी पैरालाइज हो जाता है, पाँव उसके ख़त्म, ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। अगर जब आप एक बच्चे को इतनी मुश्किलों से दुनिया में लेकर आ रहे हैं और फिर आप उसको केयर नहीं करते हैं उसकी, उसको पोलियो हो जाए, तो जिम्मेदार तो आप ही हैं ना फिर। तो मतलब वालिदैन को ये बहुत ही अच्छे से एक फ्रेंडली माहौल में, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि तालीम दीजिए लेकिन उसको ठूसिए नहीं, उसको एक अच्छी समझाइए, उसको करके बताइए उसको। जो हमें सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है ना, वो हमें एजुकेशन की नज़र आती है। आप गन पॉइंट पे तो आप पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिला सकते ना, ये तो हमारी मजबूरी है कि एयरपोर्ट पे पीने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे ही कहे, आपको ऑप्शन दे कि आप पिए या ना पिए, तो मैं कहूँगी कि आप कहेंगे नहीं मैं नहीं पी रहा, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट, सही है ना। लेकिन आपको पिलाया जा रहा है, तो कहीं पर जहाँ पे वालिदैन को लगता है ना कि ये, क्योंकि एजुकेशन उनके पास नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग इतने ज़बरदस्ती हमें कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि पीछे से कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तालीम आपने हमें रखा, इस कौम को 70 सालों से पता नहीं क्या बना कर रख दिया है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ मुझे नज़र आती है, बताना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट से होता है, ये जरासीम से होता है, ये पानी के गंदे पानी से हो सकता है, ये वॉशरूम से हो सकता है, ये एक दूसरे को लग सकता है। सही। अब देखिए अवेयरनेस के हवाले से ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, बताया गया है और बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि पोलियो के इश्तिहारात से लेके और वो उलमाए कराम के वो बयानात तक और टीवी के मतलब मुख्तलिफ, जिस तरह आज हम यहाँ भी बैठे हुए हैं तो ये उसकी आगाही के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो फिर भी वो जो नताइज आने चाहिए थे वो थोड़ा सा आहिस्ता चल रहा है सारा मामला। देही इलाका तो ज़्यादा है ना हमारा, देही इलाका ज़्यादा है ना हमारा। अब हमें शहरों से निकलकर अगर हम उन लोगों की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें उनको अवेयरनेस ही देनी पड़ेगी। आपको उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको कि ये हवा में इसके जरासीम हो जाते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन पीछे से नहीं है उनके पास। अच्छा हाल ये है वहाँ सफाइयों का, देही इलाकों में आप जाते भी होंगे ना, वहाँ पे सोप इस्तेमाल होते हैं ना, वहाँ पे पानी का कोई ढंग से इस्तेमाल होता है, वॉशरूम जाने का आने का या उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब वहाँ पर अगर इतना भी काम हो रहा है, मैं कहूँगी हमको शुक्र अदा करना चाहिए सही कि इतना भी काम हो रहा है। और खुदा मतलब 3 केसेस हुए हैं हमारे पास जो 2019 में आए हैं, और आपने कहा कि 22 तो पूरी दुनिया में भी, मतलब फिर भी बेहतर है, कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे आपके गेस्ट ने कहा कि हमें हमारे लोगों को आगे आना चाहिए, सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, आते रहते हैं, कैंपेन्स होती रहती हैं और उसी का रिजल्ट हमें नज़र आता है कि काम हमें थोड़ा बहुत नज़र बिल्कुल सही है। हमारे साथ नुमाइंदा अब तक मौजूद हैं शफकत अजीज़ भट्टी, इनसे भी बात करते हैं हम कि इनके पास क्या मालूमात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि जिस तरह हमारे यहाँ हर शोबे को
करप्शन ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो क्या इस पोलियो के हवाले से जो काम हो रहा है, मतलब जो इतनी मेहनतें की जा रही हैं, एफर्ट्स हैं सबकी, इसमें भी कुछ करप्शन ने इसके स्लो किया है इसकी कैंपेन्स को? जी, जिस तरह फ़हीम भाई दीगर शोबाजात ज़िंदगी के अंदर करप्शन मौजूद है, इनके अंदर भी करप्शन के एलिमेंट हैं। बाद दफ़ा जिस टेम्परेचर पे पोलियो वैक्सीन को रखना होता है, उसका जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन प्रोग्राम है, मील का जो प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप सही लोग अपॉइंट नहीं करेंगे जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी है, जिन्होंने घरों पे खाना शुमारी देखनी है कि अगर इस घर में इतनी खाना शुमारी है और इतने घर में बच्चे मौजूद हैं, और उनको वहाँ पे करप्शन के इशू बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह दीगर कैंपेन के अंदर हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं उनको सबको मिल के काम करना चाहिए, और कोई मील की स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि पाकिस्तान की हदूद में 7,96,000 मुरबा मील के अंदर कोई बच्चा ना बचे, कोई घर ना बचे जहाँ पे हम इसको, जब तक हम इसकी कवरेज कैनवस पूरी नहीं करेंगे, ब्लैंकेट इसको कहते हैं, कैनवस, ब्लैंकेट कैनवस नहीं करेंगे, अगर एक भी ख़ानदान रह जाता है, एक भी मोहल्ला रह जाता है, तो फिर समझें कि आपके कम्युनिकेशन डिजीज होने का ख़तरा जो है वो लाहक है। और जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे सील करना पड़ेगा, जो 2300 मुरबा मील के ऊपर है, कि अगर अपने मुल्क से हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर है, ए एरिया जिसे कहते हैं, वो तो शायद किसी कंट्रोल में है। जो अफ़गानिस्तान का बी, सी और डी एरिया है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ कोई वैक्सीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ों का नहीं है। तो वही लोग जब माइग्रेट करके बिज़नेस के गर्ज से पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे होटलों में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं अपने अजीज़ व अकारिब की जानिब, तो फिर वो अपने साथ वो बीमारियाँ भी लेके आते हैं, जो बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में फैल जाती हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो एक बड़ा ये भी एक अलमिया है। अच्छा फरद जी, जैसे दुनिया भर ने में जितने ममालिक हैं उन्होंने इस पे काबू पाया है, बिल्कुल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने भी काबू पाया है। बिल्कुल। तो जो हालात हम अपने देखते हैं तकरीबन ऐसे ही हालात आबादी के और वो जोग्राफियाई जो हालात हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही हैं। तो उन्होंने किस तरह इस पे काम किया जो हमने मुझे लगता है फ़हीम कि वहाँ इंडिया में जो एजुकेशन का जो लेवल है ना वो हमसे ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, हमसे ज़्यादा है। वहाँ गुर्बत और इफलास तो है, लेकिन वहाँ उसके साथ साथ तालीम भी है, अवेयरनेस भी है, लोग जानना भी चाहते हैं, लोगों में एतमाद भी है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एतमाद भी है। जैसे आपने कहा कि लोगों को घर घर पिलाया जाए, उसकी बजाय मैं ये कहती हूँ कि आप अपना हुकूमत इतना कॉन्फिडेंस लोगों पे डेवलप करे कि लोग खुद आप कैंप लगाएं तो लोग खुद आएँ आपके पास कि जी मेरा बच्चा है और मुझे इसको ड्रॉप पिलवाने हैं। अच्छा, वैसे हिफाजती टीकों के लिए जब भी जाते हैं वहाँ ज़बरदस्ती, वो लाजमी सी बात होती है कि वहाँ पिलाए जाते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती और ये सारी चीज़ें आपको एक नाराज़गी, और अगर मेरा बच्चा और मैं नहीं चाह रही हूँ उसको करना, तो वो मतलब ये एक जहालत वाली बात है ना। मुझे बता तो दीजिए कि मैं क्यों पिलाऊं। सही अवेयरनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फरा साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ। राना आसिफ हबीब साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप आए और बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही। अगर आपका कोई अजीज़ है अगर आपके लिए या मेरे लिए, सबके लिए, तो वो हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारा मुस्तकबिल। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल महफूज रहे, सेहतमंद रहे, तो उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आपके सामने आपका बच्चा सही तरह चलता फिरता भागता हुआ बच्चा जो है वो भी पोलियो का शिकार हो सकता है अगर उसने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए होंगे। तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए और पाकिस्तान को पोलियो से फ्री कीजिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।